Welcome students, Nikhar here from Fatma Teachers Training College रांची। फ्रेंड्स, हम लोग लगातार शिक्षा मनोविज्ञान के अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में वर्तमान में जो टॉपिक चल रहा है वह है विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक स्पेशल चिल्ड्रन के टॉपिक में अब तक हम लोग गिफ्टेड चिल्ड्रन को, बैकवर्ड चिल्ड्रन को, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन को देख चुके हैं और वर्तमान में प्रॉब्लम चिल्ड्रन के ऊपर में डिस्कस चल रहा है। अपने पिछले अंक में हम लोगों ने डिस्कस किया उन बच्चों के ऊपर जो चोरी करते हैं और जो झूठ बोलते हैं। इन दोनों ही बच्चों के इस व्यवहार के पीछे कौन से कारण हैं और उनका उपचार कैसे किया जाना चाहिए, एक टीचर के द्वारा और उनके परिवार के लोगों के द्वारा हमने डिटेल में इस पर डिस्कस किया। आज के अपने इस अंक में हम लोग डिस्कस करेंगे दो अलग अलग महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। ये दोनों ही वैसे बालकों के ऊपर आधारित है जिनके इस व्यवहार के वजह से विद्यालय में तमाम तरह की समस्याएं खड़ी होती हैं, परिवार में भी और समाज में भी इसका बुरा असर पड़ता है। तो इस क्रम में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले क्रोध करने वाले बालकों के ऊपर, और वो क्रोध क्यों करते हैं इस कारण को जानने का प्रयास करेंगे और इसके लिए क्या उपचार हो सकता है इस पर भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसी अंक में हम लोग देखेंगे उन बालकों को जो नशा करते हैं या मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं। इन बालकों के व्यवहार के पीछे क्या कारण है और इनका उपचार किस तरीके से किया जा सकता है, इस पर भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, क्रोध करने वाले बालक जो होते हैं इनको हम लोग एंगर या एग्रेसिव बिहेवियर वाले स्टूडेंट्स भी कहते हैं। ये आक्रामक स्वभाव के होते हैं और बात बात में ये क्रोधित हो जाते हैं। जैसे साधारणतः क्रोध और आक्रमणकारी व्यवहार एक साथ पाया जाता है। यही वजह है कि क्रो एंड क्रो महोदय ने क्रोध आक्रमणकारी व्यवहार द्वारा व्यक्त किया जाता है, इस तरह का शब्द वो प्रयोग करते हैं इन बालकों के स्टडी में। उन्होंने स्पष्ट सिर्फ इतना ही लिखा है कि क्रोध आक्रमणकारी व्यवहार द्वारा इन बालकों को व्यक्त किया जाता है। तो इनके जो नेचर होते हैं, जो एग्रेसिव स्वभाव वाले बच्चे होते हैं, और जनरली आप देखेंगे कि प्री प्राइमरीज में ये छोटे पैमाने पे होता है, धीरे धीरे ये बढ़ता है। जैसे ही आप प्राइमरी और अपर प्राइमरी में स्टूडेंट्स को देखेंगे वहाँ पर ये चीज़ें गंभीर रूप धारण कर लेती हैं और हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी के लेवल पर ये आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाती हैं बहुत बार। तो इन बालकों के इस व्यवहार की वजह से बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं स्कूल में। जैसे किसी बच्चे पर हाथ उठा देना, किसी बच्चे को दांत धसा देना, दांत काट लेना, नोचना, या फिर चिल्लाना, अनावश्यक रूप से किसी के ऊपर गुस्से में चिल्लाना, किसी का कुछ खुरच देना। बच्चों की आदत होती है कुछ नहीं तो स्टिकर को ही खुरच रहे होते हैं, अब इसके वजह से मारपीट और अन्य तरह की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। इसके साथ साथ तोड़ फोड़ करना। आप देखेंगे कि किसी वस्तु को उठाकर इधर से उधर फेंक देना या सही तरीके से अरेंज नहीं करना। कई बार देखा गया है गाली देना गुस्से में आकर, किसी का व्यंग करना, उपहास करना और अपने या दूसरे बालकों के शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचाना। तो ये सब कुछ आक्रमणकारी या फिर क्रोधी स्वभाव वाले बालकों के ये सब लक्षण हैं, उनके ये स्वरूप है। तो देखते हैं कि कारण क्या है, क्यों बच्चे इतने एग्रेसिव हो जाते हैं जो इस तरह का व्यवहार प्रकट करते हैं। तो सबसे पहला कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा होना। ये बालकों में ही नहीं, ये बड़े लोगों में भी देखा जाता है। जब आप कोई गोल सेट करते हैं, किसी चीज़ को पाना चाहते हैं और उसे नहीं पा रहे हैं या उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है तो आप खींच जाते हैं। तो चूंकि आप बड़े हो चुके हैं, बहुत तरह के सोशल और जो संविधान के बनाए हुए नियम कानून हैं, इसके वजह से भी आप अपने व्यवहार को संयत कर लेते हैं। लेकिन बच्चों को इनका कोई ज्ञान नहीं होता तो वो अपने गुस्से को अभिव्यक्त कर देते हैं। दूसरा है कि किसी के प्रति ईर्ष्या होना। अगर किसी बालक को देखकर चिढ़ता है तो वो अपनी अभिव्यक्ति अपने गुस्से में ही करेगा। और जितने ही स्वरूपों का हमने डिस्कस किया,
ये इसमें से कुछ भी हो सकता है। दांत काटना हो सकता है, उसके सामान को उठाकर फेंक देना हो सकता है, उसको गाली देना हो सकता है, उसके ऊपर चिल्लाना हो सकता है। ये सब कुछ व्यवहार उसमें आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ खेल में अगर बाधा पड़ता है तो इससे भी बालक खींच जाते हैं। अगर बालकों के खेलने का समय है या खेल किसी गंभीर परिस्थिति में पहुंच चुका है, वो बस जीतने ही वाले थे, और उस समय में आप अगर जाकर बाधा उत्पन्न करते हैं या कोई दूसरा बालक ऐसा करता है तो वो उसे टॉलरेट नहीं करते, उसे बर्दाश्त नहीं करते। उनके तर्क भी बहुत क्यूट होते हैं। वो बोलेंगे अभी हम जीतने ही वाले थे, जानबूझकर आपने ऐसा किया। तो उस समय वो अपना क्रोध प्रकट करते हैं। तो बचना चाहिए, बच्चों को भरपूर सम्मान देना चाहिए ताकि वो इस चीज से अपने आप को रोकें। उन्हें बार बार गुस्सा नहीं दिलाया जाना चाहिए, नहीं तो गुस्से के साथ कंडीशनिंग हो जाएगी, फिर ये समाज के लिए और विद्यालय दोनों के लिए समस्या खड़ी करेगा। इसके साथ साथ अगर उनके मन के काम को करने से आप रोक देते हैं, किसी जगह पर जाने से, किसी फ्रेंड के साथ खेलने से, तो वो गुस्सा होंगे। इसके साथ साथ किसी बात की निराशा होना, मान लेते हैं वो कुछ करना चाह रहे थे, नहीं हो पाया, और उस समय में कोई उन्हें चिढ़ाने का प्रयास कर रहा है, तो वो अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। इसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ी समस्या है बच्चों के क्रोधी स्वभाव या एग्रेसिव होने के पीछे, वो उनके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर बालक किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या अस्वस्थ हैं तो उस समय उनमें खींच की भावना या गुस्से की भावना देखी जाती है। इसके बाद है कि किसी कार्य को करने में असमर्थ होना। कोई ऐसा काम है जो उसके फ्रेंड्स वगैरह कर ले रहे हैं और वो नहीं कर पा रहा है, तो उनमें क्रोध का भाव आ जाता है, वो उसी रूप में उसको अभिव्यक्त करते हैं। जैसे मैं स्वयं से जुड़ा हुआ एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। हमारे घर में एक बच्ची है, उसके भाई ने बहुत अच्छे तरीके से कंप्यूटर को ऑपरेट करना सीख लिया। बच्ची अभी क्लास 1 में भी नहीं गई थी, बस जाने ही वाली थी। तो मुझे लगा कि छुट्टियों का समय, इस दौरान इसे कंप्यूटर से संबंधित कुछ चीज़ों को सिखाया जाना चाहिए। तो MS वर्ड में मैंने उसे अपना नाम टाइप करने के लिए बोला। अब उसे अल्फ़ाबेट का पूरा ज्ञान था, वो जान भी रही थी, लेकिन अपने नाम को टाइप करने में असमर्थ थी। उसके भाई ने कई बार उसको सिखाते हुए अपना नाम टाइप किया और फिर उसे मिटा दिया। वो बहुत गौर से उसे देख रही थी, लेकिन वो जब भी अपना नाम लिखने जा रही थी उसे समस्या हो रहा था, और वो जो सामने बटन रखे हुए थे उस पर काफ़ी गहराई से अपना ध्यान दे रही थी, लेकिन उसके बावजूद नहीं हो पा रहा था। वो अचानक जोर जोर से रोने लगी। तो मैंने पूछा कि क्यों रो रही है। तो उसने बताया कि किस बेवकूफ़ ने इसके बटन्स को सेट किया है, मैं तब से जे ढूंढ रही हूँ और मुझे जे नहीं मिल रहा। तो आप समझ सकते हैं कि किसी काम को नहीं कर पाने में नहीं कर पाने की स्थिति जब उत्पन्न होती है किसी बच्चे के समक्ष, तो वो उस समय क्रोध का प्रदर्शन करते हैं। इसके साथ साथ है अपने कार्य, व्यवहार इत्यादि में अगर निरंतर दोष निकालते देखते हैं किसी को, तो वो उससे चिढ़ जाते हैं, उनको गुस्सा होता है। बच्चे में लगातार कमी नहीं निकालनी चाहिए, या फिर अगर कमी है तो उसे अकेले में काउंसलिंग दी जानी चाहिए। सबके सामने हर हमेशा उसमें अगर कमी निकाली जाए तो वो बालक अनिवार्य रूप से क्रोधी स्वभाव का हो जाएगा। इसके साथ साथ ये भी बात होती है कि अगर माता पिता में से कोई एक क्रोधी है, अनावश्यक क्रोध करते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि उनके संतानों में भी क्रोध करने की भावना प्रबल हो जाती है। यानी ये एक ऐसा गुण है, ऐसी समस्या है जो अनुवांशिकता से भी प्रभावित होती है। तो प्रश्न ये उठता है कि इन बालकों का ट्रीटमेंट कैसे किया जाना चाहिए। तो बालकों के रोग का उपचार और इनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए सबसे पहले आपको प्रयत्न करना होगा। अगर अस्वस्थता की वजह से ये क्रोध है या आक्रामक व्यवहार है, तो आपको उसी हिसाब से इनका ट्रीटमेंट कराना चाहिए, डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, इनको स्वस्थ रखने के लिए सारे प्रयास करने चाहिए। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण काम है कि जिस चीज से इन्हें क्रोध आता हो उस पर से उनका ध्यान हटा दीजिए, यानी उनके ध्यान को दूसरी दिशा की ओर आप मोड़ सकते हैं। इससे इनका मन भटकेगा,
उस मूल समस्या से जिसकी वजह से वो क्रोध का व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं। यानी बार बार बच्चों को इस चीज को लेकर नहीं चिढ़ाया जाना चाहिए जिस बात से उन्हें क्रोध आता हो। इसके साथ साथ क्रोध पर नियंत्रण करने की शिक्षा भी देनी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो उसे आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, या फिर कितना भी गुस्सा क्यों ना आ जाए, आपका ये व्यवहार हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है। तो इस तरह के बात को रखने से उनको लगता है कि यहाँ पर हमें अपने आप को रोकना पड़ेगा, थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो अनुचित बातों के प्रति क्रोध व्यक्त करने का परामर्श देना चाहिए। आप कहिए कि अगर कुछ अनुचित हो रहा है, गलत हो रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है आपको या आपके परिवार को या आपकी संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाए जाने का प्रयास हो रहा है, आपकी किताब कॉपी या आपके होमवर्क की कॉपी के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ हो रही है, तो आपको वहां पर विरोध प्रदर्शित करना चाहिए। तो उन्हें कुल मिलाकर एक संतुलित ज्ञान देना होगा कि कब आपको अपने व्यवहार पर अंकुश रखना है और कब आपको किसी गलत चीज का विरोध करना है। इसके साथ साथ बालकों को यह भी शिक्षा दी जानी चाहिए कि किसी भी समस्या को क्रोधित होकर के उसका समाधान ना करे, बल्कि शांत और संयत होकर उसका समाधान करे। इसके बाद है कि दंड और कठोरता के द्वारा बालकों के क्रोध का दमन नहीं किया जाना चाहिए। बहुत बार देखा गया है कि बालक क्रोध दिखाते हैं तो पेरेंट्स उस पर क्रोधित हो जाते हैं, बच्चे के साथ मारपीट करते हैं। तो ऐसा करने से उनके अंदर क्रोध की भावना और बढ़ती है। आप उसे गलत दिशा की ओर मोड़ रहे हैं। उन बच्चों को उस परिस्थिति में कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। हाँ, पनिशमेंट देना अगर जरूरी हो गया हो तो तभी दिया जाना चाहिए जब वो शांत हो। जब वो गुस्से में, उस समय अगर आप उन्हें दंडित करने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि वो प्रतिघात करें एट द सेम टाइम, और ये चीजें उनके अंदर बढ़ती चली जाएंगी। ये आगे चलकर बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर सकती है। इसके साथ साथ बालकों के किसी भी काम में या उनके खेल में अनावश्यक रूप से बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए। जैसे अगर आपने उनके खेलने का समय निर्धारित कर दिया है तो जब तक कोई बहुत जरूरी काम ना हो तब तक आप उनको कुछ ना कहें, उनको उनके खेल से ना उठाएं, क्योंकि इस चीज के वजह से वो अपने अंदर धीरे धीरे क्रोध की भावना को बढ़ाता चला जाता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जैसे किसी व्यक्ति के प्रति अगर ईर्ष्या की भावना वो रखता है, उसके व्यवहार से आपको पता चल जाएगा। तो जिसके भी प्रति ईर्ष्या की भावना रख रहा है, आप लगातार उसकी काउंसलिंग कीजिए कि वो उसके साथ सहयोग करना प्रारंभ करे। देखिए, इस सहयोग करने से दूसरे बालक का कितना भला होगा ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन ये बालक जिसकी काउंसलिंग की जा रही है, जो ईर्ष्या से ग्रस्त है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक निगेटिव ट्रेट की ओर ले जाने से रोक लेगा। ये उसके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विजय होगी। इसके बाद जो अन्य मनोवैज्ञानिकों ने समझाया है कि जब बालक का क्रोध शांत हो जाए तो प्रत्येक बार उसको इस बात का ज्ञान दिया जाना चाहिए कि तुम्हारा क्रोध अनुचित था। इससे बहुत अच्छा प्रभाव बालकों के ऊपर पड़ता है। अब जो दूसरा चरण है उसमें हम लोग देखते हैं कि मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बालक या नशा करने वाले बालक, ड्रग एडिक्टेड और एडिक्टेड चिल्ड्रन। तो आप जानते हैं कि इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें शामिल हैं और बहुत तरह की समस्याएं आती हैं। इसके लेने के तरीके के ऊपर भी बहुत सारा डिस्कस किया गया है। जैसे बहुत सारे नशे होते हैं जो चॉकलेट के द्वारा लिए जाते हैं। ये जो वाइन के फ्लेवर वाले अलग अलग चॉकलेट आते हैं, यहाँ से ये प्रॉब्लम होनी शुरू होती है और आगे चल के ये एडिक्टेड होते हैं उन चीज़ों के। फिर कई बार क्यूरियोसिटी बस या फैशन के दौर में आकर के वो सिगरेट वगैरह का सेवन करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन ये आगे चल करके क्लास के लिए, समाज के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन जाता है। इंजेक्शन के द्वारा, जैसे ड्रग्स वगैरह इंजेक्शन के द्वारा लिए जाते हैं, उसमें भी प्रिकॉशंस का ध्यान नहीं रखा जाता है, तो तमाम तरह के जो संक्रामक बीमारियां हैं उससे भी संक्रमित हो जाते हैं ये लोग। और सूंघकर, मतलब बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जिसके द्वारा ड्रग्स लेते हैं
और जो ड्रग्स लेते हैं उससे क्या होता है कि उनके पूरे परिवार के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जेब खर्च के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं तो फिर चोरी वगैरह, अपराध वगैरह करना शुरू कर देते हैं। फिर ये वैसे ही स्टूडेंट्स के संगत में जाना पसंद करते हैं और वहां से फिर निकल नहीं पाते, क्योंकि वहां पर बैठते बैठते उनकी आदत हो जाती है, तो वैसे ही फ्रेंड्स को ढूंढना प्रारंभ कर देते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि कैंटीन, जो स्कूल का या कॉलेज का कैंटीन है, तो उसके आसपास के जगहों पर जनरली जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं उनके प्रभाव में आ जाना और उनसे इन सामानों को प्राप्त करना, और साथ ही साथ अगर भुगतान करने में सक्षम नहीं हो पाए, पेमेंट नहीं कर पाए, तो फिर अपराध करना, ये सब कुछ एक पूरे एक सीरीज के रूप में इनके सामने आता है। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है जो जनरली शहरों में देखी जाती है। ग्रामीण परिवेश में तो इस पर अंकुश लगाने के अपने सोशल तरीके होते हैं, लेकिन शहरों में इन चीज़ों पर अंकुश लगाना काफ़ी हद तक संभव नहीं हो पाता है। तो ये सारे स्टूडेंट्स अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए गंभीर समस्या क्रिएट कर देते हैं। तो इसके पीछे कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसके परिवार में कोई ऐसा लेता है या नहीं, या फिर उसके फ्रेंड सर्कल्स में से कैसे कैसे उसके फ्रेंड्स हैं। तो बहुत सारे कारण इसके बनते हैं, लेकिन ये एक ऐसी समस्या है जो जनरली संपर्क में आकर के बढ़ती है। मूल कारण संपर्क है। अनुवांशिक कारण को भी और घर के माहौल को भी दोष दिया जाता है, वास्तविक रूप से इसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है वो है संबंध में आना, उनके साथ कांटेक्ट में आना, जो लोग इन चीज़ों का सेवन करते हैं। तो इनसे बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जैसे देखेंगे कि मानसिक जो क्रियाशीलता है वो शिथिल पड़ जाती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि क्षणिक रूप से इनको मानसिक शांति प्राप्त होती है, लेकिन फिर ये उस चीज के प्रति और ज्यादा तेजी के साथ जुड़ना चाहते हैं, और ये बार बार इस क्रम को रिपीट करना उनको एडिक्टेड बना देता है। इसके साथ साथ आंखों का लाल होना, पूरी तरह से वो कॉन्शियस अवस्था में नहीं होते हैं। इसके साथ साथ जो बुरा प्रभाव है वो ये है कि मांसपेशियों का निष्क्रिय हो जाना, जो उनकी पाचन क्रिया है वो भी इरेगुलर हो जाती है, अनियमित हो जाती है, खाना पचने में समस्याएं होती हैं। आंखों के नीचे काले दाग होना, भूख कम लगना, और आप देखेंगे कि ऐसे स्टूडेंट्स चूंकि ये समाज के बीच में ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो वो जनरली ऐसे जगहों को ढूंढते हैं जहाँ पर कोई आता जाता नहीं हो, तो अकेले में रहना ज़्यादा पसंद करना प्रारंभ कर देते हैं। और जो सबसे बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो ये है कि कर्तव्य विमुखता, यानी जो काम इनको इस समय करना चाहिए उस काम को छोड़कर ये नशे में लिप्त रहते हैं। तो पूरी तरह से इनका व्यक्तित्व जो है वो निगेटिव डायरेक्शन में चला जाता है और पूरा भविष्य इनका बर्बाद हो जाता है। तो कैसे इस तरह की समस्या को, या इन समस्यात्मक बालकों को जो नशे का सेवन करते हैं, उनका उपचार किस प्रकार से किया जाना चाहिए? तो देखेंगे कि अभिभावकों के द्वारा बच्चों के ऊपर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए कि वो किस तरह के स्टूडेंट्स के साथ अपना फ्रेंडशिप करता है या किन के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताता है, इसका प्रभाव पड़ता है। तो पेरेंट्स को इस पर नजर रखना होगा। दूसरा है कि पेरेंट्स को भी इन बातों का ज्ञान होना चाहिए कि कितने तरह की के नशे की सामग्रियां या मादक सामग्रियां बालकों के द्वारा वर्तमान में प्रयोग में लाई जा रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि ये भी एक नशा था और बच्चा उनके सामने आराम से कर रहा होता है। तो जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप अवेयर नहीं रहेंगे। तो आपको इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। एक तो आप कड़ी नज़र रखेंगे और दूसरा अपने आप को अवेयर रखेंगे। तीसरा जो है कि उन बच्चों को आइडेंटिफाई आपको करना होगा विद्यालय में एक टीचर के रूप में जो ड्रग्स का सेवन या मादक चीज़ों का सेवन करते हैं। और अगर पकड़ में आते हैं ऐसे बच्चे तो इनकी काउंसलिंग की जानी चाहिए आपके द्वारा। इनको सुधार केंद्रों पर भी भेजा जा सकता है।
इसके साथ साथ है कि जो बच्चे अनुपस्थित रहते हैं तो उन बच्चों के ऊपर विशेष रूप से आपका ध्यान होना चाहिए। आप फोन करके उनके घर से ये कंफर्म हो सकते हैं, पेरेंट्स के ईमेल पर मेल करके आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं कि बच्चा क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे झूठ बोल जाते हैं टीचर के सामने और वो विद्यालय भी नहीं जा रहे होते हैं और अपने मित्र मंडली के साथ कहीं और समय बिता रहे होते हैं और वहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली नशे की गिरफ्त में आना सब संभव हो जाता है। तो एक टीचर के तौर पर आपको अवेयर रहना होगा कि कोई स्टूडेंट अगर क्लास नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। इससे ये फायदा होगा कि आप पहचान सकेंगे कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जो पढ़ाई से विमुख हो रहे हैं और हो सकता है उस समय इस बात की पहचान हो जाए कि इनमें से कौन से ऐसे बच्चे हैं जो नशे का सेवन करते हैं। इसके साथ साथ जो बच्चे ड्रग्स के या नशे के एडिक्ट हो चुके हैं उनके साथ आपको सहयोग करना पड़ेगा। आपके सहयोग से ही उनका उपचार संभव हो सकता है। एक तो आइडेंटिफाई करना, उसकी काउंसलिंग करना, पेरेंट्स को बताना और जो सुधार केंद्र होते हैं या नशा मुक्ति केंद्र होते हैं वहाँ पर भी लगातार वहाँ से आपको फीडबैक लेते रहना होगा। तो एक टीचर के तौर पर आपका ये सब दायित्व बनता है। इसके साथ साथ एक टीचर के तौर पर आपका ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि विद्यालय और उसके आसपास अगर कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट्स है या वैसे स्टूडेंट्स का बालकों का ग्रुप जो आपके विद्यालय के छात्र नहीं हैं, अगर उसके आपके विद्यालय के आसपास पाए जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो आपको उन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। मैनेजमेंट को या प्रशासन को तुरंत सूचित करना होगा ताकि वहाँ पर वैसे लोग ज़्यादा ना आए जाए और आपके स्टूडेंट्स उनके संपर्क में ना आए। जनरली देखा गया है कॉलेज और स्कूलों के आसपास में ही ये नशे का कारोबार करने वाले लोग अपने एजेंट के द्वारा या उनके एजेंट जनरली उसी उम्र के लड़के होते हैं तो उनके द्वारा इन चीज़ों की सप्लाई करवाते हैं। जब मिलेगा ही नहीं तो समस्या कहाँ से खड़ी होगी। तो आपको ध्यान ये रखना है कि वो आपको सुनिश्चित कर देना है कि आपके विद्यालय या आपके कॉलेज के आसपास ये चीज इन चीज़ों की बिक्री ना हो। इसके साथ साथ है कि जो बच्चे नशे का सेवन करते हैं या नशे के गिरफ्त में आ चुके हैं उन बच्चों के साथ आपको हमेशा सद्भावना रखनी होगी। उनके साथ एक सिंपैथी की भावना आपको रखनी होगी क्योंकि ये एक ऐसा चीज है जिससे आप उन बालकों का विश्वास जीत सकते हैं और वो खुल करके अपनी समस्याएं आपके सामने रखेंगे। तब आपके लिए संभव हो जाएगा उनको सही रास्ते पर लाना। तो उम्मीद करते हैं कि समस्यात्मक बालकों के इन चारों ही स्वरूप को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में नहीं आया हो तो आप बेझिझक हमारे साथ कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर, इसके साथ साथ इस वीडियो के अंत में अपने कमेंट्स के द्वारा हमें सूचित कीजिए। तो मिलते हैं अब अपने अगले अंक में किसी अगले टॉपिक के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आपके किसी फ्रेंड ने नहीं किया है तो आप उन्हें ज़रूर सूचित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाए तो मुझे उसका लिंक बार बार ना भेजना पड़े, इसकी सूचना आपको स्वतः तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं अपने नए अंक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।